everyone, today we are going to discuss about the topic myocardial infarction. So myocardial infarction जो होती है वो एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है किसकी, हार्ट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एज द नेम सजेस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब कि मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ डेविएशन देखने को मिलती है। तो मेनली क्या होता है, इसके अंदर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर डेथ देखने को मिलती है हार्ट मसल की ड्यू टू लैक ऑफ या प्रोलॉन्ग्ड ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जो भी सप्लाई जा रही थी हमारी हार्ट को वो अच्छे से नहीं हो पाती है, इश्चीमिया हो जाता है जिसकी वजह से नेक्रोसिस देखने को मिलता है, डेथ हो जाती है सेल की, हार्ट मसल की डेथ हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड इसका अदर नेम क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। सो इन शॉर्ट हमने पढ़ लिया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती है, दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच डेथ ऑफ द हार्ट मसल इज सीन विच वाज अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ब्लड सप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इश्चीमिया बोलते हैं। तो दो चीज़ों का बात हमेशा याद रखना एमआई के अंदर कि एमआई को हार्ट अटैक बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज कि नेक्रोसिस और इश्चीमिया देखने को मिलता है। नेक्रोसिस मतलब कि सेल डेथ देखने को मिलती है हार्ट मसल की, किसकी वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इश्चीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कि एमआई किस किस वजह से हो सकता है और क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कॉजेज तो एथेरोस्क्लेरोसिस इसके तो प्लेक फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद रप्चर हो जाए, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी, और जो सप्लाई करती है हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी उसका स्पाज्म हो जाए, मतलब कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होगी किसी भी वजह से, लाइक थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ईटियोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, किसका, एमआई का। उसके अलावा अगर हम अदर कॉजेज की बात करें लाइक स्मोकिंग, ओबेसिटी, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो, उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेता हो, फैटी एसिड्स का कंजप्शन ज़्यादा करता हो, तो वो क्या होता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होते हैं किसके अंदर, एमआई के अंदर। इन शॉर्ट मॉडिफिकेबल फैक्टर्स एंड द नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमें जैसा देखना, इसके अंदर क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लेग की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, आपको थ्रोम्बस और एम्बोलस में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको मैंने एक बार व्हाइट बोर्ड पे दिखा भी रखा है, चेक इट आउट। तो इसके अंदर मेन क्या हमें पता होना चाहिए कि प्लेग की फॉर्मेशन होगी, जैसे ही प्लेग की फॉर्मेशन है उसके बाद वो रप्चर हो गया। अगर वो रप्चर होगा तो थ्रोम्बस बनेगा, वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या करेगा, को नैरोइंग कोज करेगा, मतलब कि एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द कंडीशन क्या आएगा, इश्चीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा। तो एमआई के अंदर आपको दो चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देना है, एक तो नेक्रोसिस, एक इश्चीमिया। नेक्रोसिस मतलब कि सेल डेथ हो जाती है, किसकी वजह से, इश्चीमिया की वजह से। इश्चीमिया क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, वेरी सिंपल। तो आप इसके अंदर एक बार पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट में भी देख लो और व्हाइट बोर्ड में भी देख लो कि कैसे प्लेग रप्चर होता है, कैसे थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस और एम्बोलस में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्या बोलते हैं कि प्लेग की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने बोला आफ्टर प्लेग फॉर्मेशन, अगर जब प्लेग रप्चर होता है, जैसे कि हमने बोला कोरोनरी आर्टरी के अंदर किस तरह से प्लेग की फॉर्मेशन हो गई, प्लेग के बाद होगा, प्लेग जो है वो रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लेग था वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। रप्चर के बाद थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी। थ्रोम्बस अगर मूव करेगा, रप्चर होने के बाद जब मूवमेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बोलस बोलते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, थ्रोम्बस एंड एम्बोलस के बीच में क्या होता है, थ्रोम्बस जो होता है वो एक जगह पे रहता है। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये एक जगह के ऊपर मॉलिक्यूल है, दैट इज अ थ्रोम्बस। जैसे ही वो मूवमेंट शो करेगा टूटने के बाद उसको क्या बोलते हैं, एम्बोलस बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर मेनली क्या होता है कि प्लेग जो होता है वो रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद फॉर्मेशन होती है एंड कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाता है। मतलब कि जो भी हमारी ब्लड सप्लाई हो रही है किसको, हार्ट को, दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर स्पाज्म हो जाएगा, मतलब कि मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है नैरो हो जाएगी। नैरो हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, इश्चीमिया हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या होता है, लाइक आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, डिस्पनिया देखने को मिलेगा। अगर हम सबसे प्रायोरिटी की बात करें तो चेस्ट पेन देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, क्रशिंग और स्क्वीजिंग चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और जो पेन होता है वो रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म के थ्रू एंड जो और शोल्डर। सो पेन रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म, जो एंड शोल्डर, तो ये एक सेकंड प्रायोरिटी होगी। उसके बाद डिस्पनिया बोल दिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सेसिव स्वेटिंग को क्या बोलते हैं, डाइफोरेसिस देखने को मिलेगा, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, फटीग आपको देखने को मिलेगा एमआई के अंदर। उसके अलावा हम बात करें इसके अंदर, अगर हम ईसीजी के अंदर देखेंगे तो एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी और टी वेव का इन्वर्जन भी देखने को मिलता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि जो डायबिटिक पेशेंट और या फिर एल्डरली पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो एमआई होता है वो साइलेंट होता है। साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलता है इन डायबिटिक एंड द एल्डरली पेशेंट। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस की। ईसीजी चेंजेस के अंदर हम क्या देखेंगे, 3 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी, पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी और टी वेव की इन्वर्जन देखने को मिलेगी। एमआई 2 टाइप के होते हैं, एक तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, एक नॉन स्टेमी दैट इज स्टेमी एंड स्टेमी होता है, मतलब कि नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसके अंदर हमें ईसीजी चेंजेस के अंदर 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, पैथोलॉजिकल क्यू वेव, उसके अलावा हम बात करते हैं टी वेव की इन्वर्जन देखने को मिलेगी और एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। ईसीजी चेंजेस के अलावा बात करें हम कार्डियो बायोमार्कर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक ट्रोपोनिन के लेवल को, सी के एंजाइम के लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज है या नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं मेन जिसके अंदर हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करा के चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कोई भी कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म तो नहीं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई एब्रप्ट हो रही हो। तो ये क्या होता है, आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मेन फोकस क्या होता है कि जो भी कोजेज आ रहे थे, लाइक कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म आ रहा था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और थी वैसोकंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही थी जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, या फिर कोई भी कोज आ रहा है उसको हम क्या करें, एलिविएट करें, हटा दें, जिसकी वजह से हमारी कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए और ट्रीटमेंट हमारा हो जाए। तो इसके अंदर मेन ड्रग्स एमआई से हमेशा याद रखना, मोना, MONA, M stands for morphine, O stands for oxygen, N stands for nitroglycerin and A stands for aspirin. As I told you कि हमें कोजेस के ऊपर काम करना है। अगर कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म है, अगर कोई भी थ्रोम्बस है या एम्बोलस फॉर्मेशन है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें उस कोज को हटाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एनी बेटर आउटकम। सो मोना के अंदर M stands for morphine। morphine क्या होता है, जो पेन को रिलीव करता है, एज अ सीडेटिव यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज O stands for ऑक्सीजन थेरेपी। थर्ड वन इज ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन अराइज हो जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी का यूज करते हैं। एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का मेन काम क्या होता है, वेसोडाइलेटर। वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म देखने को मिल रहा है, तो एज अ वेसोडाइलेटर यूज किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। ए स्टैंड्स फॉर एस्पिरिन, दैट इज एंटी प्लेटलेट। सो मोना हो गया क्लियर, MONA, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटी एस्पिरिन। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रीपरफ्यूजन थेरेपी के लिए, लाइक इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज कर सकते हैं, जो एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, जो थ्रोम्बस को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा एम्बोलस में फॉर्म करके, उसके बाद आपको बॉडी से निकाल देगा। उसके अलावा हम सर्जिकल मैनेजमेंट में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसके अंदर हम स्टंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हम डायलेट करते हैं, जो भी स्पाज्म है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाए। तो ये नॉर्मल मैनेजमेंट होती है। आपका मेन फोकस एज बीइंग अ नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट पे फोकस होना चाहिए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइटल्स को मेंटेन करना, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना, फिजिकल एक्सरसाइज को प्रमोट करना, उसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को अवॉइड करना, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को अपोज करना, बिकॉज ये सारी क्या होती है, प्रीडिस्पोज करती है मोर ससेप्टिबिलिटी टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज। एमआई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो हमारे को जो भी मॉडिफिकेबल नॉन मॉडिफिकेबल फैक्टर है उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। उसके अलावा हमें हाइड्रेशन थेरेपी को प्रमोट करना है। तो ये जो मेन मैनेजमेंट हो, जहाँ पे हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, मेनली ऑन दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, वेट को रिड्यूस करो, बीपी को मेंटेन रखो, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो। तो ये क्या है, आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट आती है एमआई के अंदर। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो।